यवन सेना चंद्र के लिए युद्ध लड़ रही। असंभव! कैसे साथ लिया चंद्र ने इनको? इससे क्या लगता है यवन को अपनी सेना में मिलाकर ये मैं हरा देगा? क्षण भर में मसल दूंगा इसे और इसकी सेना को। हमारी सेना की संख्या अब भी इससे कहीं अधिक है। पद्मानंद यदि हमारी सैनिक संख्या से हमारी शक्ति का अनुमान लगा रहा है तो ये उसकी सबसे बड़ी भूल होगी। अपने बाकी की फौज को शामिल होने का आदेश कब दिया है? हमारी शेष सेना भी आएगी, परंतु उपयुक्त समय पर। पिछली बार इसे जीवित छोड़कर हमने बहुत बड़ी भूल कर दी थी। ये हेलेना मेरी दोस्त दुश्मन की ओर से लड़ रही है। महापद्मानंद की जय, नंदवंश की जय, चंद्र की जय, चंद्र की जय। आक्रमण! सामने से चुकाया जाता है, पीछे चले, तुम्हारी समस्या का समाधान अभी निकाल देता हूं। नहीं, मुझसे नहीं देखा जाता। फौज हम पर भारी पड़ रही है। हमारी बाकी की सेना कब पहुंचेगी? बस अब हमें निकलना है। भाग! यहाँ का कार्य अब समाप्त हो गया। अब ये लोग कभी चंद्र की सहायता के लिए नहीं पहुँच पाएंगे। जवान सैनिकों, अपनी टुकड़ी लेकर उन पर वार करो। हमारी संख्या बहुत कम हो चुकी है, हम उनसे नहीं लड़ सकते क्योंकि हमें बाकी सहायता चाहिए। बिना सहायता के हम लोग निर्बल पड़ रहे हैं।
अब तक तो उन्हें आ जाना चाहिए था। आचार्य, प्रणाम आचार्य। आचार्य, हमारी सैनिक टुकड़ी जिसे हमने पलटवार के लिए बचा कर रखा था, उस पर किसी ने हमला कर दिया है और शिविर में आग लगा दी है। क्या? आचार्य, सब जलकर मर रहे हैं। यदि शीघ्र ही सहायक सेना टुकड़ी यहाँ नहीं आई तो हम फिर से युद्ध हार जाएंगे। हम विजयी हुए! हम विजयी हुए! रखो, शीघ्र ही रखो। वैसे क्या हुआ, चोट किसको लगी? वो नंदिनी के भैया को। फिर से गए उस लड़के से लड़ने। हर बार की तरह ना इस बार भी मुंह खा के आए। जरा जाके तो देखो कोई ने कंधे पे डालकर तो नहीं ला रहा। कहा था ना मैंने। आ गए यहाँ पे, शीघ्र ही लटा दो यहाँ पे। आप ठीक तो है ना? देखिए, मुझे पता था आप फिर से ना पिट के आएंगे उस लड़के से, इसलिए मैंने ना तीनों के तीनों लेप ना तैयार रखे हैं। चीखेगा मत। जब जानते हो उससे मन बस की बात नहीं तो उसके सामने गए ही क्यों? भैया, भैया आपको बहुत पीड़ा हो रही है ना? नंदिनी, पीड़ा और योद्धा का तो जन्म जन्म का रिश्ता है। नंदिनी, मुझे तुमसे कुछ और बात करनी है। एकांत। क्या हुआ भैया? नंदिनी, मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम्हारे और मलय केतु के बीच में क्या हुआ। पिता महाराज ने मुझे सब बता दिया और उन्होंने मुझे यह भी कहा है कि वो जल्द ही तुम्हारी सगाई उससे तोड़ देगी। नंदिनी, मुझे भी यही उचित लगता है, पर एक और बात है नंदिनी जो तुम नहीं जानती। नंदिनी, हमारी सेना दुर्बल पड़ रही। यदि इन 2 युद्धों में मलय केतु ने हमारी सहायता नहीं की होती तो पराजय निश्चित थी। नंदिनी, वो 2 बार हारा और वो फिर आएगा। वो तब तक आएगा जब तक वो मारा नहीं जाता। क्या वो मगध पर विजय ना पाले? और इस समय पर्वतक राज्य के अलावा कोई हमारे पक्ष में नहीं। नंदिनी, यदि ये सगाई टूटी तो पर्वतक और मगध की ये संधि भी टूट जाएगी और वो बहरूपिया चंद्र मगध पर अपनी विजय पालेगा। अब मगध का भविष्य तुम्हारे हाथ में है नंदिनी। नहीं भैया, वो बहरूपिया हमारे मगध पर कभी विजय नहीं पा सकेगा। मैं मलय केतु से ही विवाह करूंगी। मैं पिता महाराज का सर कभी झुकता नहीं देख सकती, चाहे उसके लिए मुझे मलय केतु के सामने अपना सर क्यों ना झुकाना पड़े। महाराज पद्मानंद की जय! एक बार फिर हम विजय हुए। शत्रु चाहे एक बार आक्रमण करे या 100 बार, उसका मगध पर अधिकार करने का स्वप्न कभी पूर्ण नहीं हो सकता। विजय का उत्सव बनाया जाए। महाराज, आपसे एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करनी है। तुम बिना अमात्य, यहाँ विजय उत्सव चल रहा है और तुम्हें मंत्रणा करनी है। बोलो, क्या कहना चाहते हो? इन दोनों ही युद्धों में हमारे सैनिक और शस्त्र बल को व्यापक हानि हुई है। अपनी सुरक्षा व्यवस्था को सुचारू करने के लिए हमें राजकोष से धन लेना होगा। राजकोष से एक भी सिक्का नहीं जाएगा। हमने केवल अपने परिवार की नहीं बल्कि मगध और उसकी प्रजा की रक्षा की है। तो क्या प्रजा का कर्तव्य नहीं बनता है कि वो भी अपने राजा की सहायता करे? घोषणा कर दो, युद्ध भूमि में हुई हानि को पूरी करने के लिए प्रजा को कर देना होगा। परंतु महाराज, हम प्रजा से पहले युद्ध कर ले रहे हैं। तो ठीक है, इसका नाम सुरक्षा कर रख दो। परंतु महाराज, ये तो अनुचित होगा। अमात्य, जितना कहा है उतना ही क्या कहा। हमें इस विषय में और कोई चर्चा नहीं करनी। महाराज पर्वतक कुमार मलय केतु पधार रहे हैं। विजय
बधाई हो महाराज। एक बार फिर आपकी सहायता से मगध विजयी हुआ। अरे नहीं नहीं, हमने कुछ नहीं किया। जो कुछ भी किया हमारे वीर पुत्र मलयकेतु ने किया है। मुझे तुम पर गर्व है पुत्र। तुम निसंदेह एक वीर योद्धा हो। आप दोनों बातें कीजिए, मैं मंत्रीगणों से मिलकर आता हूं। क्रोध में आकर न जाने मैं तुम्हें क्या क्या कह दिया। महाराज मैं कुछ समझा नहीं। मैंने तुम्हें इतना भला बुरा कहा, फिर भी तुम। महाराज क्षमा तो मुझे मांगनी चाहिए। नशे की हालत में नंदिनी के साथ जो मैंने व्यवहार किया वो मेरी होने वाली पत्नी है, और विवाह के समय में दो परिवारों के बीच नोकझोंक तो होती रहती है, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं ठीक समय पे मगध की रक्षा ना करूं। महाराज आप चिंता ना करें, मैं नंदिनी से बात करूंगा, उसे मनाऊंगा। अब इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि नंदिनी नहीं मानेगी? नहीं, नंदिनी अब ये सगाई नहीं तोड़ना चाहती है। महाराज मैं बहुत प्रसन्न हूं, परंतु मेरे लिए इससे अधिक आवश्यकता यह है कि आप मुझे क्षमा करें। मुझे क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। अरे पुत्र, ये क्या कर रहे हो? महाराज अब से आप ये समझ लीजिए कि आपके 9 नहीं 10 पुत्र हैं, और एक पिता का अधिकार बनता है यदि पुत्र गलत राह पे चले तो उसे दंड देकर सही राह पे लाए। ये आपका अधिकार है। अब मैं आपके पुत्र जैसा हूं महाराज। मगध सेना पर तो हमें आरंभ से ही विश्वास था। मगध की सेना और नंद वंश के होते हुए मगध पर कोई आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। अब रहने भी दो अवंतिका, सेना का बल और नंद का प्रताप सभी ने देखा है। वो तो मलयकेतु वहाँ उपस्थित थे हमारे समर्थन में, अन्यथा परिणाम क्या होता सब जानते हैं। युद्ध में विजय से सारा मगध प्रसन्न था, परंतु नंदिनी दुखी थी, क्योंकि वो अपने जीवन और अधिकारों की लड़ाई हार चुकी थी। मलयकेतु ने युद्ध में सहायता की, उसके पश्चात उसके लिए ये सगाई तोड़ पाना कठिन हो रहा था। दूसरी ओर चंद्र की मगध से ये दूसरी हार थी। दोनों ने अपना लक्ष्य खोया था और हार पाई थी। तुम्हारा लक्ष्य ही नहीं, तुम्हारी तलवार भी तुम्हारा साथ छोड़ चुके चंद्र। नहीं टिक पाया ना मगध की सेना के सामने, कायरों के भांति निकल पड़े ना तुम वहां से। वो भी एक बार नहीं 2 बार। तुम्हें तो तब भी मार देना चाहिए था जब तुम चोरों के भांति मगध में घुस आए थे, परंतु ये भूल अब मैं सुधारूंगी। मैं फिर कैसे युद्ध हार गया? कैसे मैं फिर कैसे युद्ध हार गया? मैं कैसे हार गया? कैसे हार गया मैं? कैसे? ये क्या कर रहे हो तुम? रुक जाओ। रुक ही तो गया हूं मैं। सब रुक गया है। मेरा स्वप्न, मेरा जीवन सब तो थम चुका है। 2 बार मैंने मगध पर आक्रमण किया और दोनों बार मैं युद्ध भूमि छोड़कर भाग गया। मुझे दोनों बार हार मिली। अब तो मैं मगध के बारे में सोच भी नहीं सकता हूँ। सोचते ही मुझे निराशा मिलती है। मुझे नहीं आ रहा क्या करूं। मन तो करता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर कहीं दूर चला जाऊं मैं। तुम कहीं नहीं जाओगे,
तुम खुद को भूल सकते हो, लेकिन मैं नहीं भूल सकती कि तुम कौन हो। तुम चंद्र हो, चंद्र। मानती हो कि तुम 2 बार मगध से हार चुके हो, लेकिन हार के बाद ही जीत होती है चंद्र। और अपनी हार से कुछ सीखो, अपने जज्बे को मत खो। किंतु मैं इस समय सब कुछ खो चुका हूँ, मेरे पास अब कुछ नहीं बचा है। जाने दो मुझे। कहाँ जाओगे और क्यों जाओगे? मैं स्वयं नहीं जानता मैं कहाँ जाऊंगा, क्योंकि एक पराजित योद्धा का इस संसार में कोई स्थान नहीं होता। बस इतनी जल्दी हार मान गए? चंद्र हारता वो नहीं है जो हार जाए, बल्कि हारता वो है जो अपनी हार मान ले। और तुम हार नहीं मान सकते चंद्र। उठो चंद्र और लड़ो, और अपनी इस हार को केवल तुम जीत में बदल सकते हो चंद्र। 1 बार, 2 बार, 3 बार, कितनी बार हारोगे? कभी ना कभी तो जीतोगे ना चंद्र। ये मत सोचो कि तुम हार गए, ये सोचो कि तुम क्यों हारे। मैं स्वयं नहीं जानता हूँ हम हार कैसे गए। आचार्य की योजना उचित थी, हमारी जीत सुनिश्चित थी, फिर भी हमारे शत्रुओं को हमारी योजना का भान कैसे हुआ? उन्होंने हमें हराया कैसे? चंद्र, मैं मानती हूँ बेशक वो तुमसे ही 2 कदम आगे हैं, लेकिन कब तक होंगे? एक दिन आएगा चंद्र जब तुम उनसे 2 कदम आगे होगे, और मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। मुझ पर इतना विश्वास क्यों करती हो? क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम एक ऐसे सिपाही हो जो कभी हार नहीं मान सकता। वो जो सिकंदर के सामने खड़ा होकर उससे बात करने की हिम्मत रख सकता है, वही पद्मनंद का सामना भी कर सकता है। तुमने केवल मगध ही नहीं, बल्कि मगध के साथ साथ पर्वतक राज्य का भी सामना किया है, वो भी अकेले। तुम पीछे नहीं हट सकते चंद्र, डर नहीं सकते तुम, कभी नहीं। इस बार हमारे साथ यवन सेना थी, श्रेष्ठ योजना भी, फिर भी हमें पराजय का सामना करना पड़ा। इसका कारण यह है, हमारे एक सैन्य दल को इस दिशा से आना था, दूसरे सैन्य दल को इस ओर से, और कुछ समय पश्चात हमारी सैन्य की तीसरी टुकड़ी को इस दिशा से आना था, जो समय पर पहुंच नहीं पाई क्योंकि हमारे शिविर में अग्निकांड हुआ। जो यवन सैनिक हमारे साथ लड़ने के लिए आए थे वो भी समय आने पर पीछे हट गए। पिछली बार की भांति इस बार भी मलय केतु ने सही समय पर पहुंचकर मगध की रक्षा की। समझ नहीं आता कि ये मलय केतु सही समय पर उचित स्थान पर पहुंचता कैसे है। यदि हम बिना सूचना दिए किसी पर आक्रमण करते हैं तो कोई कैसे पूरी तैयारी के साथ हमारा स्वागत करता है? इसका उत्तर है कि हमारे बीच कोई भेदी है जो लड़ता तो हमारे पक्ष से है, परंतु हमारी पूरी सूचना हमारे शत्रु को देता है। यदि ऐसी ही बात है आचार्य, तो उसे ढूंढना आवश्यक है। क्या लगता है आपको कि वो कौन हो सकता है? वो हम में से ही कोई एक है, और यही है वो। ये क्या कर रहे हैं आचार्य? आपको कोई वहम हो रहा है? मैंने आपके साथ कोई विश्वासघात नहीं किया। सैनिकों, ले जाओ इसे। नहीं आचार्य, मैंने आपके साथ कोई विश्वासघात नहीं किया। आचार्य, मैं सच कह रहा हूं, मैंने आपके साथ कोई विश्वासघात नहीं किया है। क्या हुआ सौभती? रात्रि का समय है, शीतलहर चल रही है और तुम्हें पसीना आ रहा है। सैनिकों, छोड़ दो उन्हें, निर्दोष है वो। यही है वो विश्वासघाती जिसके कारण हम युद्ध हार गए, और इसके माथे का पसीना बता रहा है कि ये मगध के साथ मिला हुआ है। संदेह तो उसी दिन हो गया था जब रात्रि के समय ये छुपते छुपाते कहीं जा रहा था। यही है वो विश्वासघाती जो हमारी हर एक सूचना हमारे शत्रु तक पहुंचाता है, और यही हमारी हार का कारण हुआ। रुक जाओ चंद्र, इसका ये दंड नहीं है। मुझे क्षमा कर दीजिए आचार्य, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। मां फलेषु कदाचन
मैं तुम्हें दंड नहीं एक कार्य सौंपना चाहता हूँ। कैसा कार्य आचार्य? वही कार्य जो अब तक तुम हमारे शत्रु के लिए करते आए, वो अब तुम्हें हमारे लिए करना है। मैं समझा नहीं आचार्य। अब तुम हमारे गुप्तचर बनोगे और मगध की सारी सूचना हम तक पहुंचाओगे, और यदि तुमने पुनः हमारे साथ विश्वासघात करने का प्रयास किया तो उसका दंड तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे परिवार को भी मिलेगा। नहीं आचार्य, मुझे आपकी शर्त स्वीकार है। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा।